दोस्तों आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो इतना हमने पढ़ा था, तो आगे का हम उससे कंटिन्यू करेंगे। तो आज क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू स्टेट दैट अ बॉडी ऑलवेज मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये बात क्या सही है कि जो हम बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगेगा। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अ, अगर हम बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी में लगा रहे हैं तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि नेक्स्ट एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स जब हम उनको सारे फोर्स को इक्वेट करेंगे तो जिस जगह का फोर्स ज़्यादा होगा वो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। मतलब अगर अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लगेगी, है ना। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वही उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ठीक है, उसके मूवमेंट की। तो ये पहला आंसर का होगा यस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो बोला है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इसका आंसर है मास। कोई भी बॉडी है, अगर हम अभी इनर्शिया पढ़ रहे हैं, आगे हम रोटेशन वाले चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। तो जो इनर्शिया बॉडी का है, जो बॉडी चल रही है तो चलते रहेगी, रुकी है तो रुकी भी रहेगी। तो ये जो इनर्शिया है बॉडी का, ये कौन सी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी का मेजर है, वो है मास का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक लोहे की बॉल है, अगर एक काफी भारी बॉल है, तो उसको रोकने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर एक प्लास्टिक की बॉल है, उसको रोकने में आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोहे की बॉल का मास ज्यादा है और प्लास्टिक की बॉल का मास कम है। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी जो है वो मेजर किस वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी का, उसका आंसर होगा मास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ फोर्स चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो ये क्या बोला है कि थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्या जो फोर्स है वो किसी बॉडी का केवल वेलोसिटी चेंज करे, और बॉडी की मतलब जो स्पीड है, सॉरी, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो तो सेम रहे, लेकिन बस बॉडी का जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है वो ही चेंज हो बस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें किसी बॉडी में फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है। जितना स्पीड से जितना वेलोसिटी से पहले चल रही थी उतने वेलोसिटी से चलेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बैट्समैन किसी बॉल को मान लीजिए हिट कर रहा है, तो जितने स्पीड से अगर बॉल आई थी उतनी ही स्पीड से वो बॉल बैट पे लगने के बाद भी जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले बॉल की डायरेक्शन थी टुवर्ड्स बैट्समैन, अब डायरेक्शन हो गई टुवर्ड्स द बाउंड्री लाइन, है ना। तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये केस भी पॉसिबल है। अच्छा, अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस विच अ फोर्स कैन ब्रिंग इन अ बॉडी व्हेन अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो बोला है कि जब किसी बॉडी में हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूँ तो इसका आंसर हमने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पढ़ा था, देखिए। तो लिखा है कि फोर्स क्या क्या चेंज ला सकता है बॉडी में। तो सबसे पहला पॉइंट है, दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई फोर्स है वो किसी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। सेकंड क्या है, फोर्सेस आल्सो इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई बॉडी का जो मोशन है उसको भी चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि फोर्स किसी बॉडी को अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट भी कर सकता है, जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे। तो ये क्वेश्चंस थे इसके एक्सरसाइज के। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हम अगला टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम देखिए क्या होता है। The product of mass m of a body and its velocity v is called its linear momentum. Mathematically, we write p is equal to mv। ठीक है, तो p is equal to mv। आप मोमेंटम की ये डेफिनेशन नोट्स बना लीजिए प्लीज, मोमेंटम की डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, p is equal to mv। तो m यहाँ पे क्या है, m है यहाँ पे मास और v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम हो जाएगा mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को किसी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही यूनिट जो मोमेंटम की होती है वो क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट कहाँ से आई, अगर हम देखेंगे तो देखिए, किलोग्राम, किलोग्राम हो गया मास,
और मीटर पर सेकंड क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम निकलेगा। ठीक है, तो मोमेंट मास का हो गया किलोग्राम और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है। तो उन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसको फॉर्मूले में। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जब हम बॉडी का मोमेंटम डिफाइन कर रहे होंगे तो हम उसमें उसके साथ डायरेक्शन भी बता रहे होंगे कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज द सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो मोमेंटम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगी ना, वो वही डायरेक्शन होगी, वो जो उसकी वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के ही इक्वल होगी, और उसी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी अप्लाई करेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वर्क कर रही है। ऐसा क्यों होगा, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मास तो है कांस्टेंट टर्म, है ना, मास तो कांस्टेंट है, मास में कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। अगर मैं बोलूँ कोई बॉडी 10 kg की है तो उसमें कोई डायरेक्शन है क्या बॉडी में, नहीं है। तो मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मोमेंटम को वेक्टर बनाना है, इसका मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमें लेनी होगी यहाँ पे, तभी तो मोमेंटम एज अ होल वेक्टर बनेगा। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, इसीलिए। ठीक है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो अगर हम सपोज करते हैं, अगर अमन का वेट अगर 60 kg है और अगर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 60 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये एग्जाम्पल मनोज के लिए लिए तो अगर मनोज का अगर वेट है 40 kg और अगर उसकी वेलोसिटी -1.5 मीटर पर सेकेंड है, -1.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि वो अमन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। अमन की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि वो अमन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। अगर हम स्पीड बोलते तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत ना होती। ठीक है, तो इस केस में मनोज का जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, -60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये -60 का मतलब क्या है कि ये 60 के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो मोमेंटम भी पॉजिटिव आया, देखो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो मोमेंटम भी पॉजिटिव आया, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव थी तो मोमेंटम भी नेगेटिव आया, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन को लेता है। ठीक है अच्छा, हम ये नोट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जो अमन और मनोज का जो मोमेंटम था उनका मैग्नीट्यूड तो सेम था, दोनों की वैल्यू 60-60 ही आई यहाँ पर लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक एक 2 kg ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली उसको फॉल होने दें तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने उसको फॉलो नहीं दिया। इसका मतलब कि जब हम टाइम काउंट करना शुरू ही कर रहे हैं, हम एक बॉडी को नीचे फेंका और हमने अपनी क्लॉक ऑन कर दी। ठीक है, और उसका जो वेट है बॉडी का वो है 2 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन है कैलकुलेट इट्स मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फिर टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे करना है, फिर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब हम उसको फेंक ही रहे हैं नीचे बॉडी को, तब उसकी वेलोसिटी उस समय कितनी होगी, बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि वो तो बॉडी अभी मूव करना ही शुरू नहीं करी ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अभी तो बॉडी रेस्ट पे है टाइम जीरो पे, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितना होगी, जीरो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगा कि जो मोमेंटम होगा वो होगा 2 इंटू 0, मतलब 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, जीरो। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या हो रहा है कि हमने बॉडी को जस्ट हाथ से नीचे फेंका ही है, तो अभी बॉडी ने वेलोसिटी गेन नहीं किया है ना, क्योंकि अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, अगर मैं उसको हाथ से नीचे फेंक रहा हूँ तो लेकिन टाइम अगर 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, अभी जीरो जीरो सेकंड है, इसका मतलब क्या है मैं बॉडी को रिलीज करने ही वाला, बस अभी किया ही है रिलीज, तो बॉडी में कोई वेलोसिटी तो आई नहीं, इसलिए वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। और मास कितना है, 2। तो जब हम 2 इंटू 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो फर्स्ट केस में जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। अब हम बात करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में टाइम है 1 सेकंड सॉरी, सेकंड केस में टाइम है 1 सेकंड। अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ के लिए कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर जीरो से शुरू कर रही है तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 से बढ़ती जाएगी, 9.8 से बढ़ती जाएगी। तो एक सेकंड में अभी वो बॉडी जीरो से शुरू की थी, तो एक सेकंड बाद उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर हम 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी एक सेकंड बाद।
और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मास है, तो m इंटू वी तो मोमेंटम होता है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, तो m इंटू वी करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.6 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंटिंग डाउनवर्ड, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है तो अर्थ की तरफ आ रही है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखिए। अच्छा, ये तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हुआ। अब क्या हो रहा है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, आप खुद सोचिए। जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जैसे जैसे बॉडी अर्थ के पास आएगी ना, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या हो रहा है कि जब 2 सेकंड बीत गए, तो मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में बॉडी की जो स्पीड होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड गुना अ, गुना सॉरी मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड में ऐड हो जाएगा, है ना, हर सेकंड में। तो पहले 0 थी उसकी स्पीड, फिर 1 सेकंड बाद 9.8 हुई, तो 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8 प्लस 9.8 मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितना, सॉरी 9.8 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 19.6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है। तो इस केस में मोमेंटम जो आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 19.6 मीटर पर सेकंड। कब, टाइम, जब टाइम 2 सेकंड बीत चुका है। जब टाइम 2 सेकंड बीत चुका है तो बॉडी की स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड हो गई, और उसका मास तो 2 kg है। तो इस केस में मोमेंटम कितना आ जाएगा, 39.2 kg मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या आएगी, पॉइंटिंग डाउनवर्ड, क्योंकि वो अर्थ की तरफ आ रही है नीचे, ठीक है। अभी थर्ड थर्ड एग्जांपल जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद देखिएगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये भी ऐसी है, तो ये आप इसको कर लोगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं।